हाय एवरीबॉडी। मैं हूं प्रोफेसर संदीप गुप्ता फ्रॉम इंजीनियरिंग माइंड्स और आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द एडमिशन प्रोसेस सेमिनार। अगर आपने पार्ट 1 अटेंड नहीं किया है तो उसका वीडियो प्लीज आप पहले देख लीजिए। चलिए, अब पार्ट 2 में पहले कुछ क्वेरीज एंड रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ब्रांचेस की, कॉम्प, आईटी, एआईडीएस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब ये पूरे वेबिनार में ना बहुत बार आपको ये साइरन दिखेगा। जब भी आपको ये साइरन दिखेगा ना, इसका मतलब हम एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, तो उसको आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब बहुत बार हमको एक क्वेरी आती है कि सर, इनमें से कौन सा ब्रांच अच्छा है, कॉम्प अच्छा है या आईटी अच्छा है या डेटा साइंस अच्छा है या कॉम्प आईटी से सुपीरियर है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो आंसर ये है कि फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस ये सभी ब्रांचेस सेम है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट के वक्त जब कोई कंपनी आती है तो वो कंपनी कॉम्प आईटी के बीच में या आईटी एंड डेटा साइंस के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं करती है। उनके लिए सब कुछ सेम ही होता है। तो अगर कोई कंपनी कॉम्प के लिए आएगी तो वो डेटा साइंस के लिए भी आएगी, आईटी के लिए आएगी, एआईएमएल के लिए भी आएगी। सिमिलरली जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस के लिए भी ये सब ब्रांचेस सेम ही होते हैं ना। तो क्वेश्चन इज कि ये सब ब्रांचेस सेम क्यों कंसिडर होते हैं, क्योंकि इन सभी ब्रांचेस का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जो पहले 2 साल के जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो 80 to 90% सेम होते हैं, एंड बाकी के 2 साल के सब्जेक्ट्स भी 50-60% सेम होते हैं। तो इसीलिए दीज ब्रांचेस शुड बी कंसिडर्ड सेम। अब इस बात का ना आपको फायदा उठाना चाहिए। कैसे फायदा उठाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, ये साइरन इसीलिए है। देखिए क्या होता है ना, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बहुत बार आप देखेंगे कि डेटा साइंस का कट ऑफ कम है या डेटा साइंस का सीट्स नहीं भरा है, ओके। जबकि जबकि क्या होता है, कॉम्प का सीट्स पहले ही भर जाता है, ओके, या कॉम्प का कट ऑफ ऑलवेज हायर रहता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई समझो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, समझिए, बट आपको अच्छे कॉलेज में समझो डेटा साइंस मिल रहा है, मशीन लर्निंग मिल रहा है, तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है। तो इधर एक इंपॉर्टेंट बात हमने क्या सीखी कि अगर इन सभी ब्रांचेस में आपको चॉइस करना है, इन ब्रांचेस में सिर्फ, हाँ, तो आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देना है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, मैं सिर्फ इन ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर फैमिली। तो कंप्यूटर फैमिली में कोई भी ब्रांच आपको मिलती है अच्छे कॉलेज में, उसको आप ले लीजिए, ठीक है। होता क्या है कि जो लोग ऐसे सेमिनार वेबिनार अटेंड नहीं करते हैं तो उनको क्या लगता है कि नहीं, कॉम्प ज्यादा अच्छा है, ओके। तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अगर उनको आईटी मिल रहा है, डेटा साइंस मिल रहा है, तो वो लोग नहीं लेते हैं। और इस बात का आपको फायदा उठाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपके पास एक पेपर होगा या एक कार्ड पेपर होगा। अब इस पेपर पे या कार्ड पेपर पे आप वही पॉइंट्स लिखना जो मैं आपको बोलूंगा, और फिर आप क्या करना, ये जो पेपर है ना, इसको आपके स्टडी टेबल पे चिपका देना। इस पे जो पॉइंट्स होंगे ना वो आपको अगले 3-4 महीने काम आएंगे, ठीक है। एंड जो भी आप लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, क्यों, क्योंकि हमको हमको बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो चलिए, अब उस पेपर पे सबसे पहले हेडिंग दीजिए, इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस सेमिनार, दीजिए हेडिंग, इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस सेमिनार। अब उसके नीचे लिखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा, लिखिए कॉम, कॉमा आईटी, कॉमा एआईडीएस, कॉमा एआईएमएल, कॉमा सीएसई, एटसेट्रा, एटसेट्रा, आर सेम, आर सेम, सेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब इस पेपर पे ना और कुछ मत लिखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना। आपको अगर कोई डाउट वाउट है ना, तो आप उसको एक दूसरे पेपर पे लिखिए या फिर अपने सेलफोन में उसके एंट्री कीजिए, ठीक है। चलिए, अभी दूसरी बात करते हैं अबाउट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है।
तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ना मैंने ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डाला है जिसको मैं क्विकली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये कॉलम में मैंने लिखा है कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और यहाँ मैंने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो अभी एसएससी एचएससी मार्कशीट तो वो तो चाहिए ही। उसके सिवाय आपको चाहिए जेई मेन का स्कोर कार्ड। तो अगर आपने जेई मेन दिया है और उसमें अगर आपका पॉजिटिव स्कोर आया है तो आप महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्लेम कर सकते हैं ऑल इंडिया सीट। अब ये ऑल इंडिया सीट क्या होती है ना, इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर आपको ऑल इंडिया सीट चाहिए तो उसके लिए आपको जेई मेन का स्कोर कार्ड चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट या लीविंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, ये प्रूव करने के लिए कि यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आधार कार्ड इसका प्रूफ नहीं होता है। फिर आपको प्रूव करना है कि यू आर अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। अब डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र वो इंसान होता है जो महाराष्ट्र में 15 साल से रह रहा है, या फिर वो इंसान होता है जो महाराष्ट्र में बॉर्न हुआ है। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा वरना आपको डाउट आएगा, बाद में एक आध महीने का डाउट्स आएगा। क्या है ना कि बहुत सारे कॉलेजेस बोलेंगे कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना कंपलसरी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट या लीविंग सर्टिफिकेट चेक करना है और उस पे देखना है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन्ड है क्या। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन्ड है एनी सिटी ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, तो यू आर ऑटोमेटिकली डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। इन दैट केस आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भले कोई भी कॉलेज कुछ भी बोले, अगर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र हैं और आपके किसी डॉक्यूमेंट पे ये लिखा हुआ है कि यू आर बॉर्न इन महाराष्ट्र इन सम सिटी ऑफ महाराष्ट्र, तो यू आर ऑटोमेटिकली डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत पैसे बच सकते हैं यहाँ। तो होता क्या है ना कि महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 5% सीट्स रिजर्व होते हैं टीएफडब्ल्यूएस स्कीम के लिए, ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए, ये देखिए। एंड 10% सीट्स होते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस में एडमिशन मिलता है ना तो आपका फीस 80% कम हो जाएगा एंड ईडब्ल्यूएस में 50% कम हो जाएगा। बट यहाँ एडमिशन मिलने के लिए, ये स्कीम में एडमिशन मिलने के लिए आपका जो फैमिली का एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। अच्छा, इतना ही नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीएफडब्ल्यू स्कीम के लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। एंड ईडब्ल्यू स्कीम के लिए एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट नॉर्मली 3-4 हफ्तों में बन जाता है, बट ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाना बहुत मुश्किल है। वो उसको बनाने के लिए एक एक डेढ़ डेढ़ महीना जाता है एंड कभी कभी उसके बाद भी वो नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर आप ये कैटेगरीज में हैं तो ये सर्टिफिकेट बनवाने का काम कल से ही शुरू कर दीजिए। कैसे बनवाना है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है माइनॉरिटी। ओके, अभी क्या होता है ना कि जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं उसमें कुछ कॉलेजेस हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज एंड कुछ है रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेजेस। ओके, अब ये माइनॉरिटी कॉलेज क्या है ना, इसके बारे में हमने आपको कल बताया था। कल से मेरा मतलब है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार में बताया था, ठीक है। तो आपको इसका मतलब पता है। अब ये मैं माइनॉरिटी का मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बट अगर आपको माइनॉरिटी सीट चाहिए तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपना एलसी देखना है, एलसी। अब एलसी में अगर आपका मदर टंग लिखा है, करेक्टली लिखा है, या आपका रिलीजन करेक्टली लिखा है जो आपको चाहिए, तो फिर आपको और कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। बट समझो कभी कभी क्या होता है ना, एलसी में ना वो लिखा ही नहीं होता है कि आपका मदर टंग क्या है, रिलीजन क्या है। तो ऐसे केस में ना आपको आपके समाज से एक लेटर लाना पड़ेगा एंड आपको आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अब एफिडेविट कैसे बनाते हैं वो हम 2 महीने के बाद देखेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। 2 महीने से मेरा मतलब अगस्त में देखेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ चेक कीजिए आपके एलसी पे क्या लिखा हुआ है, एलसी पे। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी का मतलब एस सी एस टी ओबीसी ये सब, तो आपको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट,
caste and tribe validity certificate, and non-creamy layer certificate, which should be valid till 31st March 2026. I repeat 2026. ये जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, ये SC ST को नहीं लगता है, ये बाकी सब रिजर्व कैटेगरी को लगता है। ठीक है, तो ये वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है जो आपको चाहिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये लिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ओके, अब डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपको याद होगा हमने ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेमिनार में ये देखा था, ऑप्शन लिस्ट जनरेटर। क्या आपको याद है किस लिए काम आता है? तो ये जो ऑप्शन लिस्ट जनरेटर है ना, इसको यूज करके हम कॉलेजेस का लिस्ट बनाते हैं, और वो जो कॉलेज का लिस्ट है वो हम बाद में ऑप्शन फॉर्म में यूज करते हैं। शायद आपको याद आया होगा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार में किया था। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आपका ये जो पेपर है ना जिसपे आप लिख रहे हैं, ठीक है, चलिए उस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे हम। चलो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, लिखिए प्लीज, लिखिए पॉइंट नंबर 2, यूज यूज द ऑप्शन लिस्ट जनरेटर। इसके बारे में हमने बात की थी फर्स्ट वेबिनार में, तो अगर आपने फर्स्ट वेबिनार नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए। लिखिए पॉइंट नंबर 2, बड़ा बड़ा लिखिएगा, यूज द ऑप्शन लिस्ट जनरेटर फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, हाँ ये लिखिए, देखो, फ्रॉम www.engineeringminds.in, from www.engineeringminds.in to prepare college list, to prepare college list। ठीक है, तो ये अभी आपका पॉइंट नंबर 2 आ गया जो आपने उस पेपर पे लिखा होगा। ठीक है, ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभी ध्यान से सुनिएगा। अभी इधर फर्स्ट वेबिनार में हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कॉलेज का लिस्ट बनाना है ऑप्शंस फॉर्म के लिए, तो आप हमारा रेडीमेड ऑप्शन लिस्ट जनरेटर यूज कीजिए, ऐसा हमने बताया था। ठीक है, बट समझो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भी थोड़ा बहुत खुद से रिसर्च करना चाहिए, ओके, एंड अपने खुद का कॉलेज का लिस्ट बनाना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको रिसर्च करना चाहिए कौन से फैक्टर्स पे टू प्रिपेयर द कॉलेज लिस्ट। सो ऑन दिस पर्टिकुलर पेज आई विल शो यू द फैक्टर्स ऑन विच यू शुड डू द रिसर्च। तो जो सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हर कॉलेज के वेबसाइट पे जाके उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना चाहिए। बट होता क्या है ना कि बहुत बार ना कॉलेजेस ना जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ना, उसका करेक्ट पिक्चर नहीं देते, करेक्ट पिक्चर नहीं देते हैं, वो हाफ ट्रूथ बताते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार क्या हुआ, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, मैं ऑब्वियसली उसका नाम नहीं ले सकता। तो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे ये लिखा कि हमारे कॉलेज में ये कंपनी आई थी, यानी एक बहुत बड़े कंपनी का नाम लिखा था उसने। अगेन मैं कंपनी का नाम भी नहीं बोल सकता, क्यों नहीं, आपको समझेगा। तो उसने लिखा था कि हमारे कॉलेज में ये कंपनी आई थी और उसने 60 लैक्स का पैकेज ऑफर किया। ठीक है, अब हमको डाउट गया कि ये यार, ये तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं लग रही है, क्योंकि वी आर देयर इन दिस फील्ड सिंस सो मेनी इयर्स, सिंस 20 इयर्स वी हैव आवर कलीग्स, आवर स्टूडेंट्स इन ऑल कॉलेजेस। तो हमको लगा कि नहीं यार, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सही नहीं लग रही है कि इतनी बड़ी कंपनी इस कॉलेज में तो नहीं आ सकती, हमको ऐसा लगा। तो फॉर्चुनेटली हमारे कलीग वहाँ काम करते थे, तो हमने उनको पूछा कि ये जो लिखा है कि कंपनी आई थी और उसने 60 लैक्स का पैकेज दिया, तो ये करेक्ट है क्या? तो उसने कहा हाँ, कंपनी आई थी, उसने 60 लैक्स का पैकेज ऑफर किया था, ओके, बट एक भी स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं किया। तो हमने उसको पूछा ऐसे कैसे? तो हमको फिर उसके पीछे का सच पता चला। क्या होता है ना कि बहुत बार कॉलेजेस क्या करते हैं, जो कंपनीज के जो HR ऑफिशियल्स होते हैं,
उनके साथ कुछ तो इनका अंडरस्टैंडिंग होता है, तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग उनको बोलते हैं कि आप हमारे कॉलेज में आओ, ठीक है, 4-5 इंटरव्यूज लो, 1-2 इंटरव्यू 8-10 इंटरव्यूज लो, एंड भले आप किसी को भी सिलेक्ट मत करो। तो उससे क्या होता है कि हम अपने वेबसाइट पे लिख सकते हैं कि ये कंपनी आई थी, इसने इतना पैकेज ऑफर किया था। अब उसके आगे का स्टोरी किसको पता होता है? सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर, इसकी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ना, ये बहुत बार जानबूझ के ना कॉलेजेस हाफ ट्रूथ बताते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि एवरेज पर्सन को समझ में नहीं आता है कि ये सच है क्या झूठ है, ठीक है। तो अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बदले में जो दूसरा फैक्टर है, जो एक ऑथेंटिक फैक्टर है, वो है कट ऑफ। तो कट ऑफ तो स्ट्रेट अवे आपको सीटी सेल के वेबसाइट पे मिल जाता है, तो आपको पता चल जाएगा जिस कॉलेज का कट ऑफ जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी फैक्टर्स हैं वो सिंपल है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको देखना चाहिए ट्रैवलिंग डिस्टेंस, ट्यूशन फीस, माइनॉरिटी स्टेटस, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है क्या, रिलीजियस है क्या, ब्रांच वाइज नंबर ऑफ सीट्स। ओके, नाउ द थिंग इज कि ये जितने भी फैक्टर्स है ना, एक कट ऑफ और ये सब, ये आपको मिलेगा कहाँ, ये आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने हमारा एक गाइड बनाया है जिसको हम बोलते हैं एडमिशन गाइड, जिसको हम बोलते हैं एडमिशन गाइड, ठीक है। तो आ, ये देखिए, ऑल राइट, एक मिनट मैं आपको हमारा एडमिशन गाइड दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये है हमारा एडमिशन गाइड 2025। इसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी डाला है। आपको क्या करना है, ये जो एडमिशन गाइड है ना, इस एडमिशन गाइड के पेज नंबर 3 पे आपको जाना है, पेज नंबर 3 पे आपको जाना है, ठीक है। अब ये जो पेज नंबर 3 है ना, यहाँ देखो आप 11 पीडीएफ्स का लिंक देखेंगे। तो जो 1 to 11 आपको दिख रहा है ना, ये 11 पीडीएफ्स है जिसका लिंक आप देखेंगे। ये पीडीएफ्स बेसिकली सीईटी सेल ने दिया है, ठीक है। अब ये जो पीडीएफ है ना, इधर आपको सब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस पीडीएफ में आपको मिलेगा कि कौन से कॉलेज में कितना सीट्स है, यहाँ आपको कैपराउंड 1 का कट ऑफ मिलेगा, कैपराउंड 2 का कट ऑफ मिलेगा, एंड सो ऑन। यहाँ आपको कॉलेज का फीस मिलेगा, वो सब, ठीक है। बट क्या है ना कि आप डायरेक्टली अगर ये पीडीएफ रेफर करेंगे ना, तो आपको ना कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ये येलो लिंक पे क्लिक करना है। तो जब आप येलो लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो एक यूट्यूब वीडियो स्टार्ट होगा। वो यूट्यूब वीडियो एक्सप्लेन करेगा कि इस पीडीएफ से इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है। ओके, तो पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद ये पीडीएफ रेफर कीजिए, और जब आप ये पीडीएफ रेफर करेंगे तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ को हम बोलते हैं मिशन एडमिशन गाइड 2025। अब ये जो सब फैक्टर्स है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके सिवाय आपको क्या करना चाहिए, आपको फीडबैक लेना चाहिए फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स। तो फीडबैक आप क्या लेंगे, तो फीडबैक आप लीजिए अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी अबाउट द टीचिंग स्टाफ ऑफ द कॉलेज, अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे लाइब्रेरी कैसा है, लैब कैसा है। फीडबैक आप लीजिए अबाउट एफई रिजल्ट्स, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं टीचिंग स्टाफ के बारे में, एफई रिजल्ट्स के बारे में। तो अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार अटेंड किया है ना, तो हमने आपको बताया था कि जो टीचिंग स्टाफ है ना, वो 90% टीचिंग स्टाफ आपको कुछ पढ़ाएगा नहीं। इंजीनियरिंग इज बेसिकली सेल्फ स्टडी और टेकिंग कोचिंग, प्रोफेशनल कोचिंग, और ये आप रियलाइज करेंगे कॉलेज में जाने के बाद। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके जो भी कॉलेज का डिसीजन होगा ना, वो आप टीचिंग स्टाफ से मत लेना, क्योंकि टीचिंग हर कॉलेज का खराब ही मिलेगा आपको, ठीक है। मैं ये बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, ओके, बट ये फैक्ट है, आप ये रियलाइज करेंगे 2-3 महीने के बाद। जहां तक एफई रिजल्ट का सवाल है, ओके, याद रखिए हमने आपको बोला था कि एफई में क्या होता है ना, सबसे पहली बात होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को केटी आती है, ओके। बट हमारा एम केटी अवॉइड नहीं करना है, हमारा एम है 10 पॉइंटर 9 पॉइंटर लाना, ठीक है। तो आपको आपके फ्रेंड्स को पूछना है, सीनियर्स को पूछना है कि भाई तेरे कॉलेज में कितने परसेंट स्टूडेंट्स को 10 पॉइंटर आता है, 9 पॉइंटर आता है। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि उस कॉलेज में किस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा, अब ये पॉइंटर की बात निकली है ना, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं।
ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अ पॉइंटर सिस्टम के क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो इंजीनियरिंग होगा ना वो 4 साल का होगा। वो 4 साल में ना 8 सेमेस्टर्स होंगे, 8, ठीक है। एंड हर सेमेस्टर के एंड में आपको एक मार्कशीट मिलेगा, और उस मार्कशीट का जो पीछे का भाग है वो ऐसे दिखेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मार्कशीट का पीछे का हिस्सा है, पीछे का। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आपको 80 एंड अबव परसेंटेज आया है तो इसका मतलब आपको 10 पॉइंटर मिलेगा। 75 से 79.9 तो आपको 9 पॉइंटर मिलेगा। फिर अगर ये है तो 8 पॉइंटर मिलेगा। 8 के नीचे हम बात ही नहीं करेंगे। हमारा एम है आइडियली 10 पॉइंटर लाना, कम से कम 9 पॉइंटर लाना, एंड वर्स्ट केस 8 पॉइंटर लाना, उससे नीचे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब मैं कॉलेज में था तो ये पॉइंटर सिस्टम नहीं था। जब आपके पेरेंट्स कॉलेज में थे तो पॉइंटर सिस्टम नहीं था, तब परसेंटेज सिस्टम होता था, रैंक सिस्टम होता था। अभी आप सोचिए कि ये जो एजुकेशनिस्ट्स है, पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या आपको पता है कि इन्होंने रैंक सिस्टम हटा के पॉइंटर सिस्टम क्यों लाया? चाहिए तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में कि इन्होंने पॉइंटर सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो इसके दो रीजंस थे। एक रीजन ये है कंपैटिबिलिटी विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज, बट ये इतना प्रोमिनेंट रीजन नहीं है। फर्स्ट रीजन, जो प्रोमिनेंट रीजन, वो ये है कि पॉइंटर सिस्टम लाया गया था टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को ये जो रैंक सिस्टम का जो स्ट्रेस होता था ना, उसको नलिफाई करने के लिए, निकालने के लिए पॉइंटर सिस्टम लाया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंटर सिस्टम लाया गया था विद गुड इंटेंशन, बट ऑफ लेट हमने इसका एक ड्रॉबैक देखा है विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग। होता क्या है कि जब कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, या जब भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कंपनीज के बारे में भी, प्लेसमेंट्स के बारे में भी, और मैं बोल रहा हूँ अबाउट एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस ऑल्सो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, या जब आप यूएस में, यूके में अप्लाई करते हो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, हाँ, तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि 10 पॉइंटर का मतलब एक स्टूडेंट थोड़ी है। 10 पॉइंटर का मतलब ऑल दी स्टूडेंट्स है। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को सिर्फ 10 पॉइंटर वाले स्टूडेंट्स ही चाहिए, या फिर हमको सिर्फ 10 एंड 9 पॉइंटर ही चाहिए। तो हो आजकल हो क्या रहा है कि जो अच्छे अच्छे कंपनीज है, वो लोग सिर्फ 10 9 पॉइंटर वालों को ही लेते हैं। अच्छे कंपनीज तो छोड़िए, जो एवरेज कंपनीज है वो लोग 8 पॉइंटर के नीचे बात नहीं करते हैं। ओके, लेट मी जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर। ओके, तो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको आइडियली 10, एटलीस्ट 9, एंड वर्स्ट कम वर्स्ट आपको 8 पॉइंटर लाना है। ये आप प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब याद कीजिए, ये डायग्राम आपने कल देखा था, कल यानी फर्स्ट पार्ट में देखा था, ठीक है। तो इधर हमने पूरा डिस्कशन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बिफोर एडमिशन प्रोसेस, ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस, आफ्टर एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। अभी बिफोर एडमिशन प्रोसेस वो बात हमारा पूरा हो गया, आफ्टर का भी हमारा पूरा बात हो गया था। आज हम बात करेंगे ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए अब ड्यूरिंग के बारे में बात करते हैं। अब अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल होना है, एलिजिबल, तो आप दो तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं, ईदर एज अ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट और एज एन ऑल इंडिया कैंडिडेट। अभी अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट की सीट चाहिए, ओके, तो आपको ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन सा? पहला, एसएससी एंड एचएससी महाराष्ट्र से होना चाहिए। एसएससी के बदले में अगर आपने आईसीएसई, सीबीएसई, आईजी किया है तो भी चलेगा। एसएससी एंड एचएससी का इधर बेसिकली मतलब है 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो वो महाराष्ट्र से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि यू शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। तीसरा पॉइंट कि मैथ्स, फिजिक्स एंड वन मोर सब्जेक्ट में आपका एग्रीगेट होना चाहिए 45% फॉर ओपन कैटेगरी एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए 40% है।
अब ये जो वन मोर सब्जेक्ट है, ये केमिस्ट्री हो सकता है, ये बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या ये कोई वोकेशनल सब्जेक्ट भी हो सकता है जैसे कंप्यूटर साइंस वैसा। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, इसका जो एग्रीगेट है, ये होना चाहिए 45 या 40%। एंड जो फोर्थ कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे सिंपल, वो ये कि यू शुड हैव अ नॉन जीरो सीईटी स्कोर। ओके, तो देखिए कंडीशंस कितने सिंपल है। एंड पता है कंडीशन सिंपल क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहता है कि आप इंजीनियरिंग करो। ठीक है। अच्छा, अभी अगर आपको अप्लाई करना है एज ऑल इंडिया कैंडिडेट, तो ये देखो, पहला यू शुड बी इंडियन नेशनल, दूसरा वही मैथ्स फिजिक्स वन मोर सब्जेक्ट 45%, एंड तीसरा यू शुड हैव अ पॉजिटिव जेई मेन स्कोर। ठीक है। बाय द वे, यू कैन अप्लाई एज महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट बोथ टुगेदर। वो कैसे अप्लाई करना है वो हम बाद में देखेंगे। फॉर टाइम बिंग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और मुझे लगता है आप सब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं। तो एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा, अभी ये जो रूल्स है ना, ये सब प्रीवियस ईयर के रूल्स हैं। 99% दीज रूल्स विल रिमेन सेम। ठीक है। फिर भी अगर कुछ चेंजेस होता है ना, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इंटीमेट करेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में रहना है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस रीड करने हैं कंप्लीटली एंड केयरफुली। ये प्लीज आप याद रखिएगा, कंप्लीटली एंड केयरफुली। ठीक है। अभी दिस इज नॉट द लास्ट टाइम वी आर मीटिंग। हमारा सेमिनार होने के बाद भी ना हम काफी टच में रहेंगे। एट रेगुलर इंटरवल्स हम छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे। ओके, और जब बड़े बड़े माइलस्टोन्स आएंगे तो हम बड़े बड़े वेबिनार्स भी फिर से लेंगे। एंड वी विल ऑल्सो टेक SMQs। SMQ का फुल फॉर्म है सॉल्व माई क्वेरी। वो क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ओके। या फिर मैं आपको थर्ड वेबिनार में ये बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपको कोई महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ओके, तो आप एडमिशन दो तरीके से ले सकते हैं। ओके, आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू कैप, या आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू इंस्टीट्यूट लेवल सीट। अब पहले कैप की बात करते हैं। जो कैप है ना, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। तो जैसे इसका नाम बोलता है कि ये पूरा प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड है, तो महाराष्ट्र में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन सबका जो एडमिशन प्रोसेस है, वो सीईटी सेल ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट करता है थ्रू कैप। तो बेसिकली जब भी हम कैप बोलते हैं, वो है सीईटी सेल। ठीक है। तो सीईटी सेल जो एडमिशन प्रोसेस करता है, उसको कैप बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो एडमिशन प्रोसेस है ना, ये 99% ऑनलाइन ही होता है। सिर्फ एक दिन आपको एक कॉलेज जाना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एंड 99.99% ये पूरा जो प्रोसेस है ना, वो ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे होगा। ठीक है। अभी ये वेबसाइट फंक्शनल नहीं है, बट कुछ दिनों के बाद ये फंक्शनल हो जाएगा। ओके। अब आप में से कुछ कुछ लोग सोचेंगे कि अभी अगर ये वेबसाइट फंक्शनल नहीं है तो हमें कैसे पता? तो सिंपल है। लास्ट ईयर जो ये वेबसाइट था ना, वो था 24, उसके पहले था 23, तो ऐसा ये चेंज होता रहता है, और कुछ नहीं। अब इंस्टीट्यूट लेवल सीट है ना, इसको आज के बाद हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ILS। ठीक है। अब इसको पहले ना मैनेजमेंट कोटा बोलते थे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो क्या होता है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर कॉलेज को 20% सीट्स दिया है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज को क्या बोलता है कि ये 20% सीट्स तू ले, और इस पे एडमिशन तू खुद से कर, अपने आप से कर, अलग से कर। तो प्लीज एक बात याद रखिए कि अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट लेवल सीट चाहिए, तो उसका जो प्रोसेस है वो आपको सेपरेटली करना पड़ेगा फॉर ईच कॉलेज। तो अगर आपको समझो SPIT में इंस्टीट्यूट लेवल सीट चाहिए, तो आपको उसका फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, प्रोसेस अलग से करना पड़ेगा, DJ संघवी के लिए अलग से करना पड़ेगा। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। यानी ये भी 70-80% ऑनलाइन ही होता है, बट एक दो दिन आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। ठीक है, बट मोस्टली ये भी ऑनलाइन ही होता है। अभी अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है दो तरीके एडमिशन लेने के। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब फाइनली हम धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं।
अब हम आए हैं एडमिशन प्रोसेस पे। अब याद कीजिए, ये हमने शायद आपको कल बताया था, फर्स्ट वेबिनार में बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर शायद नहीं बताया होगा तो अभी मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, अपना जो पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है ना, वो 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। फेज 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फेज 2 कैप राउंड्स एंड फेज 3 आईएलएस प्लस वैकेंसी राउंड। जो फेज 1 है वो 25 डेज चलता है, फेज 2 30 डेज चलता है एंड फेज 3 वो 7 दिन चलता है। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे, ओके, तो ये हो जाता है 62 डेज, 62 डेज। तो जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है ना, वो सॉरी, बेसिकली 2 महीने चलता है, 2 महीने। तो जब भी ये स्टार्ट होगा ना, ये 2 महीने चलेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम बात करते हैं अबाउट फेज 1 ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। तो आज इसके बारे में बात करते करेंगे एंड नेक्स्ट वेबिनार में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जो फेज 1 है ना एडमिशन प्रोसेस का, उसको बोलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्या होगा ना, आपका जो सीईटी रिजल्ट आएगा ना, सीईटी रिजल्ट के अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन बाद सीईटी सेल एक डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं एडमिशन नोटिस। आई रिपीट, एडमिशन नोटिस, ठीक है। जिस दिन ये एडमिशन नोटिस आता है, उस दिन से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, आपको वही लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज करना है जो आपको सीईटी एग्जाम के लिए मिला था। तो आपका जो सीईटी एग्जाम हुआ था, तभी आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला होगा ना, तो आपको वही यूज करना है और उसको यूज करके आपको सीईटी सेल के वेबसाइट पे लॉगिन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने सीईटी नहीं दिया था, सिर्फ जेई दिया था, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, 800 रुपीज पे करना पड़ेगा। एंड 800 रुपीज पे करके उसको लॉगिन एंड पासवर्ड अक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। बट जिन्होंने सीईटी दिया था, तुमको कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है, तुमको वही लॉगिन पासवर्ड यूज करना है जो तुमने सीईटी एग्जाम के लिए यूज किया था। अब लॉगिन करने के बाद क्या करने का, तो लॉगिन करने के बाद तुमको क्या करना है, तुमको एक फॉर्म भरना है जिसको बोलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ध्यान से सुनिएगा, इसमें ना आपको आपका कॉलेज एंड कोर्स के बारे में कुछ नहीं बताना है। यानी आपको ये नहीं बोलना है कि मुझको ये कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए, वो कॉलेज में वो ब्रांच चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपका डिटेल्स डालना है। यानी आपका नाम, आपका एसएससी का मार्क्स, एचएससी का मार्क्स, आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या है, आपका रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है, वो सब डिटेल्स आपको डालना है, ठीक है। अच्छा, अभी इधर है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, और अगर आपने ये मिस्टेक किया ना, तो यू विल रिपेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर माइनॉरिटी सीट, या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आर यू अ माइनॉरिटी स्टूडेंट। हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, समझो कोई स्टूडेंट गुजराती है, ध्यान से सुनना, समझो कोई स्टूडेंट गुजराती है, तो वो क्या करेगा, ये क्वेश्चन के लिए कर देगा नो, नो। अब आप पॉज कीजिए एंड सोचिए कि ये स्टूडेंट ने नो क्यों बोला, सोचिए। तो ये स्टूडेंट ने नो इसलिए बोला क्योंकि इसको क्या लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटी का मतलब एससी एसटी ओबीसी, ऐसा वो सोच रहा है। बट माइनॉरिटी का मतलब एससी एसटी ओबीसी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैटेगरी। माइनॉरिटी का मतलब होता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। तो अगर आप कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो इसमें आपको टिक मार्क करना है यस। जहां तक मुंबई का सवाल है ना, इन मुंबई फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कम्युनिटीज देयर इज अ माइनॉरिटी कॉलेज एक्सेप्ट वन कम्युनिटी। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा? So it's the Maharashtrian people, the Marathis. We live in Maharashtra, so the Marathis cannot be minority. Okay? तो उनको छोड़ के अगर आप गुजराती हैं, सिंधी हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन है,
फिर तमिल है, मलयाली है, सिंधी मैंने बोला, आई थिंक सिंधी है, पंजाबी है। तो आपके लिए कोई ना कोई, एंड ऑफ कोर्स हिंदी है, हिंदी अगर आपका मदर टंग हिंदी भी है तो आपके लिए कोई ना कोई माइनॉरिटी कॉलेज डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, तो ये हुई पहली इंपॉर्टेंट बात। अब हम बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट बात। देखिए एक ही स्क्रीन पे आपको दो दो साइरन दिख रहे हैं, दो दो साइरन। ओके, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो ध्यान से सुनिए। इसी फॉर्म में ना आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर ऑल इंडिया सीट। अब ऑल इंडिया सीट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हर कॉलेज में 15% सीट्स को कंसिडर किया है ऑल इंडिया सीट। ठीक है, ये ऑल इंडिया सीट पे उसको एडमिशन मिलता है जिसने जेई मेन दिया है। तो समझो कोई स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश में रहता है, हिमाचल प्रदेश अभी समझो उसने महाराष्ट्र का सीईटी नहीं दिया है मगर उसने जेई मेन दिया है, तो ऐसा स्टूडेंट ना महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकता है इन दिस 15% कोटा, 15% कोटा इन द ऑल इंडिया सीट थ्रू द जेई मेन। अच्छा, अब बहुत बार क्या होता है, बहुत बार नहीं, आई मीन ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर ऑल इंडिया सीट। बहुत बार क्या होता है ना, आपका जेई मेन का स्कोर ना बहुत कम होता है, बहुत 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 कम होता है। तो आप सोचते हैं अरे मेरा स्कोर तो बहुत कम है, तो मेरे को कहाँ जेई मेन के बेसिस पे मिलने वाला है। तो प्लीज आपको ये सब नहीं सोचना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर, अगर आपका स्कोर एक पॉजिटिव स्कोर है तो आपको वो स्कोर डालना ही डालना है। भले आपको 1 भी मिला होगा ना, 1, तो भी आपको स्कोर डालना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी आप लकी हो जाए, हो सकता है कोई एक ऐसा सीट है जिसपे और कोई जेई में कैंडिडेट नहीं है, तो हो सकता है वो लकीली आपको मिल जाए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा स्कोर कम है मैं नहीं डालूंगा, आपको बस डालना है। ठीक है अब हम क्या करेंगे, दोनों साइरन के बारे में थोड़ा लिखेंगे। चलिए, वो जो पेपर है ना, उस पेपर पे लिखिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, ये माइनॉरिटी वाला पॉइंट है। ये माइनॉरिटी वाला पॉइंट कौन लिखेगा? ये गुजराती, सिंधी, हिंदी, मलयाली, तमिल, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पंजाबी, ये लोग लिखेंगे। ठीक है, लिखिए, आई एम अ माइनॉरिटी स्टूडेंट, आई एम अ माइनॉरिटी स्टूडेंट, ओके, एंड पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में आप लिखिए आपका माइनॉरिटी क्या है। तो गुजराती है तो गुजराती लिखिए, सिंधी है तो सिंधी लिखिए। ठीक है फिर पॉइंट नंबर 4 लिखिए। अब पॉइंट नंबर 4 कौन लिखेगा? ये वही स्टूडेंट लिखेगा जिसने जेई मेन दिया है। लिखिए, आई वॉन्ट टू बी कंसिडर्ड, आई वॉन्ट टू बी कंसिडर्ड फॉर ऑल इंडिया सीट, फॉर ऑल इंडिया सीट, आई वॉन्ट टू बी कंसिडर्ड फॉर ऑल इंडिया सीट। ठीक है, तो चलिए अभी आपको क्या करना है, ये पूरा फॉर्म्स भरना है, इसको सबमिट करना है। एंड सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका ना एक प्रिंट आउट लेना है। तो बेसिकली ये फॉर्म आप सबमिट करेंगे ना, तो उसके बाद एक पीडीएफ आपको मिलेगा, सेम फॉर्म का पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट लेना है। अब सॉरी, प्रिंट आउट लेके अभी आप क्या करेंगे, तो प्रिंट आउट लेके अभी आप जाएंगे एफसी, एफसी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एफसी का फुल फॉर्म है फैसिलिटेशन सेंटर। अब फैसिलिटेशन सेंटर क्या होता है, तो इट इज बेसिकली एनी इंजीनियरिंग कॉलेज नियर यू। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी कॉलेज में जाओ जहां आपको एडमिशन चाहिए। आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो, उसका लिस्ट हम आपको बाद में देंगे। और वहां जाके आपको क्या करना है, आपको है ना ये फॉर्म है ना, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। एंड आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अभी ये एफसी वाले क्या करेंगे, ये आपका सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। वो देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन है वही अपने फॉर्म में डाला है क्या, और अगर सब कुछ सही है
तो आपके जो फॉर्म का प्रिंट आउट है ना, उस पे वो एक स्टैंप मारेंगे जिसको बोलते हैं एफसी स्टैंप। एक बार आपके फॉर्म पे एफसी स्टैंप आ गया ना, ओके, तो इसका मतलब अभी आपका डॉक्यूमेंट्स का काम हो गया है। अभी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का काम हो गया है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये सब काम करने के लिए आपको कितना दिन चाहिए, सोचिए। तो ये सब काम करने के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 2 दिन चाहिए, 2 दिन। ओके। और कोई कोई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि वो एक ही दिन में पूरा काम करते हैं, सुबह फॉर्म भरते हैं, शाम को एफसी चले जाते हैं। अब जो काम के लिए 2 दिन लगता है ना, 2 दिन, उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको देता है 25 डेज, 25 डेज। और यही हमने आपको वेबिनार के फर्स्ट पार्ट में बोला था कि यू विल बी सिटिंग ऑलमोस्ट आइडल फॉर द नेक्स्ट 3 months. So please make good use of this by joining a vacation batch. Not necessarily in our coaching classes. कोई दूसरे भी कोचिंग क्लासेस में आप जाओगे चलेगा, बट प्लीज एक वेकेशन बैच ज्वाइन कीजिए, ट्रस्ट में आपको बहुत फायदा होगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, अब वापस घर पे आ गए। अब 15 दिन बाद, अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन बाद, आपको एक प्रोविजनल मेरिट नंबर मिलेगा। अब ये प्रोविजनल मेरिट नंबर क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। प्रोविजनल का इधर मतलब है टेम्पररी, टेम्पररी, तो आपको एक टेम्पररी मेरिट नंबर मिलेगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये मेरिट नंबर आपको सही मिला है क्या। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि समझो आपका कोई फ्रेंड है, उसका परसेंटाइल आपसे कम है, बट उसका मेरिट नंबर, उसका रैंक आपसे ऊपर है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको ऐसा कुछ गड़बड़ लगता है कि हाँ आपका मेरिट नंबर सही नहीं है, तो आपको क्या करना है, सीईटी सेल में ना एक ग्रीवेंस रेज करना है। ग्रीवेंस का मतलब कंप्लेन करना है, जैसे आपने आपके आंसर की इसके लिए किया होगा ना, वैसे। अगर आपका कंप्लेन सही है तो आपका मेरिट नंबर चेंज हो जाएगा। एंड 3-4 दिन के बाद सभी स्टूडेंट्स को, सिर्फ आपको नहीं, सभी स्टूडेंट्स को एक नया मेरिट नंबर मिल सकता है, और उसको बोलते हैं फाइनल मेरिट नंबर। कभी कभी ये प्रोविजनल मेरिट नंबर एंड फाइनल मेरिट नंबर सेम होता है, कभी कभी अलग होता है, ठीक है। अब ये जो फाइनल मेरिट नंबर आपको मिलेगा ना, इसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा, ये फाइनल मेरिट नंबर पे होगा। अब इधर तक हमने जो बात किया था ना, इधर तक, ठीक है, ये था एडमिशन प्रोसेस का फेज 1, एडमिशन प्रोसेस का फेज 1, ओके। अब हमारा ये जो वेबिनार है पार्ट 2, इसको हम इधर ही एंड करते हैं। एंड अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में, जहां हम एडमिशन प्रोसेस का फेज 2 एंड फेज 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक।